हेलो व्यूअर्स। आज हम लोग हमारे इस वीडियो में जो चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे वो है द कोल्ड वॉर एरा। ये है सीबीएसई के पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के जो कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड बुक है या कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर। तो जो ये कोल्ड वॉर एरा है ये एक्चुअली स्टार्ट हुआ था 1945 से और ये ख़त्म हुआ था 1991 में जाके। तो ये कोल्ड वॉर के बारे में जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा इससे पहले वाला हिस्ट्री जान लेते हैं। तो इससे पहले 1945 पे हम लोग का सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था वो ख़त्म हुआ था, यानी 1945 पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था और उसी साल से कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था या कोल्ड वॉर का जो सिचुएशन चल रहा था वो स्टार्ट हुआ था वर्ल्ड में। तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो एक्चुअली किसके बीच हुआ था और कब हुआ था? ये हुआ था 1939 से स्टार्ट हुआ था जो एंड हुआ था 1945 में। और ये जो वार था ये हुआ था दो एलाइड या दो अलायंस में हुआ था। एक्चुअली एक तरफ था एलाइड फोर्सेस जिसमें था यूएसए, यूएसएसआर और यूके यानी ब्रिटेन, और एक्सेस यानी ऑपोजिशन में थे जो यानी जो हार गए थे उसमें थे जर्मनी, इटली एंड जापान। तो ये वार कैसे ख़त्म हो गया था? अब सभी को थोड़ा सा हिस्ट्री पता होगा कि यूएसए यानी अमेरिका ने दो एटॉमिक बम गिराया था जापान के ऊपर, जो दो शहरों में गिरा था। एक था हिरोशिमा, दूसरा था नागासाकी। वो कब हुआ था? 1945 का अगस्त मंथ में हुआ था और उसी के बाद ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड ख़त्म हो गया था। तो यहाँ पे दो पॉइंट उभर के सामने आते हैं कि अमेरिका का ये बॉम्बिंग था ये सही था या गलत था। एक्चुअली दोनों पॉइंट में एक तरफ है अमेरिका के फेवर में, दूसरा है अमेरिका के अगेंस्ट में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो अमेरिका के फेवर में है वो ये बोल रहे थे कि इससे वर्ल्ड वॉर जो सेकेंड चल रहा था वो बहुत जल्दी ख़त्म हो गया था, यानी वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और जो उसके अगेंस्ट में थे यानी अमेरिका के अगेंस्ट में थे ये बोलते थे कि ये लोग वो क्रिटिक्स बोलते थे कि जापान तो सरेंडर करने ही वाला था, तो क्यों उसके ऊपर ये अटैक किया गया, यानी कुछ दिन और के बाद तो जापान सरेंडर कर ही देता। तो ये एक्चुअली हुआ था इसीलिए कि ये था एन अटेम्प्ट बाय द यूएस टू ओवरकम सोवियत यूनियन इन पावर रेस, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच जो तीनों थे के सेम ब्लॉक में कौन कौन सा था? अमेरिका, यूएसएसआर और ब्रिटेन। तीनों में एक रेस चल रहा था जिसमें ब्रिटेन थोड़ा बहुत ही पीछे चल गया था। और उसमें कौन कौन सा रेस में थे? मेन थे अमेरिका और यूएसएसआर। तो यूएसएसआर के अगेंस्ट में या उनके रेस में अमेरिका खुद को थोड़ा सा आगे लाने के लिए क्या किया था? ये बम गिरा दिया जिससे वो दुनिया के सामने ये प्रेजेंट कर पाए कि वी आर द बेस्ट, यानी हम लोग नंबर वन पावर है एट प्रेजेंट। यानी एक ब्लॉक तो ख़त्म हो गया और जो बचा ब्लॉक है इसमें से हम लोग नंबर वन है बाकी दो कंट्री के मुकाबले। कौन कौन सा? यूएसएसआर एंड ब्रिटेन। जो भी है, अब जो कोल्ड वॉर एक्चुअली था, ये जो कोल्ड वॉर था ये बेसिकली था दो कंट्री में। वो कौन कौन सा कंट्री था? थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। एक था यूएसए, दूसरा है यूएसएसआर। तो ये दोनों के बीच जो कोल्ड वॉर था ये चल गया था 1945 से लेकर 1991 तक। अब हम लोग जानते हैं ये कोल्ड वॉर है क्या। एक्चुअली जो ये कोल्ड वॉर है यहाँ पे दिख रहा होगा जो स्क्रीन पे, क्यूबल मिशन क्राइसिस, हम लोग थोड़ा सा बाद में बात करते हैं। तो एक्चुअली जो कोल्ड वॉर था, व्हाट इज़ कोल्ड वॉर, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे। एक्चुअली जो कोल्ड वॉर देखिए यहाँ पे जो मैंने अभी बताया अलाइन फोर्सेस ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ, बार बार ये मार्क हो जा रहा है, सॉरी। अब जो बोल रहा था देखिए, तो एक्चुअली ये कोल्ड वॉर है क्या? ये एक्चुअली था आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू पावर ब्लॉक्स, यानी एक था यूएसए, दूसरा था यूएसएसआर, यानी सोवियत यूनियन हम लोग जिसको बोलते हैं। तो ये आइडियोलॉजी कॉन्फ्लिक्ट क्या था? ये आइडियोलॉजी था बेसिकली जो एक है कैपिटलिज्म, एक है सोशलिज्म। तो हम लोग थोड़ा बाद में देखते हैं। ये जो कोल्ड वॉर टर्म है, किसी न किसी ने तो फर्स्ट ये कोल्ड वॉर बोला होगा कि ये टर्म यानी कोल्ड वॉर है या क्या है। ये एक्चुअली यहाँ पे बुक में नहीं लिखा हुआ है। कोल्ड वॉर जो टर्म था ये फर्स्ट बोला था वाल्टर लिपमैन ने, WALTERLIPPMAN। इन्होंने फर्स्ट इसका यूज़ किया था। उन्होंने बोला था वी आर ग्रॉन थ्रू ए सिचुएशन लाइक कोल्ड वॉर, यानी जो वर्ल्ड में जो तनाव का सिचुएशन था दोनों कंट्री की वजह से, इसके वो डिस्क्राइब करने के लिए बोले थे वी आर गॉन थ्रू ए सिचुएशन ऑफ कोल्ड वॉर, जिसके बाद से ये टर्म पॉपुलर हो गया और हम लोग अभी उसके बारे में बात कर रहे हैं।
तो यहाँ पे मैंने बोला कि दो पावर ब्लॉक या दो कंट्री के बीच ये कोल्ड वॉर छिड़ गया था या वो कोल्ड वॉर चल रहा था। तो वो कौन कौन से पावर ब्लॉक थे? एक तरफ थे अमेरिका और दूसरी तरफ थे यूएसएसआर। तो देखिए अमेरिकन जो ब्लॉक है उसको बोला जाता है, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, सेकेंड वर्ल्ड के बारे में बोला गया है यहाँ पे, राइस जर्मनी, ये तो चला गया, ये रहा द इमरजेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स। अब देखिए यहाँ पे एक मैप पहले देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे मैप में 3 कलर ऑलमोस्ट दिखाए, यानी 4 कलर ही है यहाँ पे। बेसिकली देखिए 2 कलर है, एक है रेड, एक है कौन सा, येलो। तो ऊपर देखिए नेटो मेंबर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए नेटो मेंबर्स, ये नेटो मेंबर्स येलो कलर, वार्सो पैक्ट मेंबर्स और अदर कम्युनिस्ट नेशन। जो भी है यहाँ पे नेटो मेंबर्स यानी वो लोग थे यूएसए के सपोर्टर, और वार्सो पैक्ट जो है एक रेड वाला, ये थे यूएसएसआर यानी रशिया और जो सोवियत यूनियन थे उसका सपोर्टर। ये देखिए रेड वाला मोरक्को कैपिटल, यूएसएसआर का कैपिटल मोरक्को। उसके बाद है वार्सो पोलैंड है, ईस्ट जर्मनी है, चेकोस्लाविया है, हंगरी है, रोमानिया है, बुल्गारिया है, ये सब था यूएसएसआर का सपोर्टर या यूएसएसआर ब्लॉक में। और दूसरी तरफ देखिए इसमें क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रिटेन, उसके बाद है बेल्जियम, लक्समबर्ग, वेस्ट जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, स्पेन, पोर्तुगल, ये सब था यूएसए का सपोर्टर। अच्छा, हम लोग इसको थोड़ा ऐसे बता सकते हैं कि टोटल यूरोप 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था या 2 ब्लॉक में डिवाइड हो गया था। एक ब्लॉक को लीड कर रहा था अमेरिका जो थे वेस्टर्न साइड में, लेफ्ट साइड में, वेस्टर्न साइड में, और एक ब्लॉक को लीड कर रहा था सोवियत या यूएसएसआर, दो था राइट पोर्शन में। तो इसलिए एक को बोला जाता है वेस्टर्न ब्लॉक, एक को बोला जाता है ईस्टर्न ब्लॉक। अब ये अमेरिकन ब्लॉक या वेस्टर्न ब्लॉक, इसका और भी कोई बहुत सारा नाम था, जैसे इसको बोला जाता था फर्स्ट वर्ल्ड, ठीक है, उसके बाद कैपिटलिस्ट ब्लॉक या वेस्टर्न ब्लॉक या अमेरिकन ब्लॉक या यूएसए ब्लॉक। और जो रशिया का या यूएसएसआर का या जो सोवियत यूनियन का पार्ट था उसको बोला जाता था सेकेंड वर्ल्ड, ईस्टर्न ब्लॉक, सोवियत ब्लॉक या कम्युनिस्ट ब्लॉक या सेकेंड वर्ल्ड। तो फर्स्ट वर्ल्ड कौन सा हुआ, कौन सा हुआ यहाँ पे, वेस्टर्न ब्लॉक, और सेकेंड वर्ल्ड कौन सा हुआ, ईस्टर्न ब्लॉक यानी यूएसएसआर और यूएसए। अच्छा, अभी तो इससे क्या हुआ, देखिए दोनों के बीच जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ख़त्म होने के बाद जो दोनों के बीच आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया, एक्चुअली कोल्ड वॉर था क्या, आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन 2 पावर ब्लॉक्स। तो जब 2 पावर ब्लॉक के बीच आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया तो टोटल वर्ल्ड ऑलमोस्ट ये दोनों के सपोर्ट में आ गए, यानी कुछ कंट्री इधर कुछ कंट्री उधर। ये मैं आपको थोड़ा हम देख चुके हैं ये चीज़। तो ऑलमोस्ट मैंने बोला, टोटल वर्ल्ड नहीं बोला, ऑलमोस्ट सभी कंट्री दोनों ब्लॉक के बीच आ गए थे, यानी खुद को आपस में बांट लिए थे। तो अभी तक का लेसन का डेवलपमेंट हम लोग थोड़ा देख लेते हैं एक बार। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1935 टू 1945 में हुआ था। एलाइड फोर्स उसमें था यूएसए, यूएसएसआर और यूके, और एक्सेस पावर जो अपोजिशन में थे और जो हार गए थे वो उसमें थे जर्मनी, इटली एंड जापान। वो वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर कैसे ख़त्म हुआ था, यूएसए ड्रॉप्ड एटॉमिक बॉम्ब्स इन जापान इन 1945। और इसके बाद क्या हुआ था कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर का मतलब बेसिक क्या था, आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर। नेक्स्ट, इसमें क्या है देखिए, फर्स्ट ब्लॉक अमेरिकन ब्लॉक, इसको हम लोग बोलते हैं या वेस्टर्न ब्लॉक या कैपिटलिस्ट ब्लॉक या फर्स्ट वर्ल्ड। और उसका मेन सपोर्टर कौन से थे इस ब्लॉक का, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। और इसका आइडियोलॉजी क्या था, लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म। और सेकेंड ब्लॉक में कौन कौन से थे या जिसको नाम क्या क्या था, यूएसएसआर ब्लॉक, ईस्टर्न ब्लॉक, कम्युनिस्ट ब्लॉक या सेकेंड वर्ल्ड, यानी इसका ऑल्टरनेटिव नेम था ये इस ब्लॉक का, सेकेंड ब्लॉक का। और इसका मेन सपोर्टर कौन से थे, यानी ईस्टर्न ब्लॉक का मेन सपोर्टर कौन सा था, मेन सपोर्टर ऑफ ईस्टर्न ब्लॉक इज ये मेनली ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़। और इसका आइडियोलॉजी क्या था, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। यानी जो लास्ट आप लोग देख रहे हैं, यानी जो लास्ट पार्ट है आइडियोलॉजी, यानी
ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, इसी को लेके ही दोनों ब्लॉक के बीच कॉन्फ्लिक्ट था या टेंशन था। वो क्या था? एक तरफ था लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म, दूसरी तरफ था आइडियोलॉजी सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। के बाद जो मेजर डेवलपमेंट हुआ वर्ल्ड पॉलिटिक्स में वो था क्रिएशन ऑफ मिलिट्री अलाइंसेस, जिसका स्टार्ट हुआ था 1949 में नेटो का फॉर्मेशन से, जिसका फुल फॉर्म था नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये था वेस्टर्न अलायंस का एक मिलिट्री अलायंस। अब वो उसमें कितना कंट्रीज था? उसमें 12 कंट्रीज था, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था आर्म्ड अटैक ऑन एनी ऑफ देम वुड बी रिगार्डेड एज एन अटैक ऑन ऑल ऑफ देम। यानी 12 जो मेंबर थे, किसी के ऊपर भी यूएसएसआर की तरफ से कोई अटैक किया गया तो सभी ये मान लेंगे कि सभी के ऊपर अटैक हुआ है, और इसके अकॉर्डिंगली वो लोग नेक्स्ट अपना स्टेप लेंगे। नेक्स्ट जो वेस्टर्न ब्लॉक का जो नेक्स्ट अलायंस था, मिलिट्री अलायंस, वो था सीएटो, SEATO, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और थर्ड वाला था द सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी CENTO। और इसके अगेंस्ट में जो मिलिट्री अलायंस क्रिएट किया गया था सोवियत ब्लॉक की तरफ से, वो था वार्सो पैक्ट। ये रहा वार्सो पैक्ट। ये किया गया था 1955 में टू काउंटर नेटो। और यूएसएसआर एंड चाइना दोनों मिलके क्लोज रिलेशन रख रहे थे किसके साथ? नॉर्थ वियतनाम, नॉर्थ कोरिया एंड इराक, टू काउंटर सीएटो एंड सेंटो। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जो स्मॉलर कंट्रीज़ थे वो क्यों, मतलब किन रीजन से, या कौन सा प्रॉब्लम या क्या उनका मजबूरी था कि वो लोग बड़े अलायंस के साथ या ये दो ब्लॉक के साथ जा रहे थे। एक्चुअली उनका तो कुछ प्रॉब्लम था ही, और मेन जो फ़ायदा था या मेन जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स थे वो थे जो बिग कंट्रीज़ लाइक यूएसए एंड यूएसएसआर, उनका फ़ायदा ज़्यादा था उसमें। तो एक्चुअली जो छोटे कंट्री थे वो जा रहे थे 3 पॉइंट की वजह से, यानी उनको 3 चीज़ वहाँ से मिल रहा था दोनों ब्लॉक से। एक था नंबर 1 प्रोटेक्शन, दूसरा था वेपन्स एंड तीसरा था इकोनॉमिक एड। मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से, छोटे कंट्री बड़े अलायंस के साथ क्यों जा रहे थे? 3 पॉइंट की वजह से। नंबर 1 प्रोटेक्शन, नंबर 2 वेपन और नंबर 3 इकोनॉमिक एड, यानी इकोनॉमिक सपोर्ट की वजह से। और बड़े कंट्रीज उनके पास क्यों जा रहे थे? क्योंकि उनको ये 4 पॉइंट वहाँ से हासिल हो रहा था। वो 4 पॉइंट क्या क्या था? वाइटल रिसोर्सेस लाइक ऑयल एंड मिनरल्स, नंबर 2 टेरिटरी टू लॉन्च वेपन्स एंड ट्रूप्स, यानी जगह मिल रहा था किस चीज़ के लिए? वेपन्स लॉन्च करने के लिए, और ट्रूप्स यानी मिलिट्री जो आर्मी होता है ये सब वहाँ से लॉन्च करने के लिए या वहाँ से मूवमेंट करने के लिए। नंबर 3 लोकेशन फॉर स्पाई वर्क, अपने स्पाई को वहाँ से मूवमेंट करवाने के लिए इजी रहेगा अगेंस्ट ब्लॉक के तरफ से। और नंबर 4 इकोनॉमिक सपोर्ट फॉर मिलिट्री एक्सपेंसेस, जो खर्चा होगा वॉर वगैरह अगर हुआ तो उसका जो एक्सपेंसेस होगा मिलिट्री का, वहाँ से वो छोटे कंट्रीज़ या एलाई जो छोटे कंट्री है वहाँ से वो लोग उसको रिकवरी कर पाएंगे। ये 4 पॉइंट की वजह से बड़े कंट्रीज छोटे छोटे अलायंस कंट्री डिमांड कर रहे थे या वो लोग अपने ब्लॉक में शामिल कर रहे थे। उसके बाद जो मेन क्राइसिस था, एक्चुअली हम लोग इस पॉइंट को पहले था, लेकिन हम लोग समझने के लिए इजी के लिए हम लोग उसको, या समझने का आसानी के लिए हम लोग उसको लास्ट में अभी देख रहे हैं। ये था कीवल मिसाइल क्राइसिस। तो in April 1961, the leaders of the Union of Soviet Socialist Republics (USSR) were worried that the United States of America (USA) would invade communist rule Cuba and overthrow Fidel Castro, जो उस कंट्री का यानी स्मॉल आइलैंड जो था क्यूबा, उसका एक प्रेसिडेंट था जो आइडियोलॉजिकल सपोर्टर थे या मेंबर थे किस ब्लॉक का? वो था ईस्टर्न ब्लॉक का, लेकिन उसका जियोग्राफिकल लोकेशन था वेस्टर्न ब्लॉक के करीब। तो मॉस्को या जो यूएसएसआर का मेन कैपिटल है, वहाँ से ये मैसेज दिया गया कि वहाँ क्यूबा में खतरा है। किससे? यूएसए से। इसलिए
यूएसएसआर की तरफ से वहाँ पे कुछ मिसाइल स्टोर किया गया। क्या मिसाइल? जो न्यूक्लियर वेपन को कैरी कर सकते हैं। ये बात जब यूएसए को पता चला, कितना दिन बाद पता चला? देखिए, आफ्टर ऑलमोस्ट 3 वीक के बाद वहाँ पे पता चला। जब पता चला तो दी देन जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, जॉन एफ कैनेडी, उन्होंने कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शंस लिया, जिसके वजह से फिर से दोनों ब्लॉक के बीच कुछ टेंशन अराइज कर गया, जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। ये जो पॉइंट है वो है एरिनाज ऑफ कोल्ड वॉर। यहाँ पे जो 3 कंट्री का नाम लिखा हुआ है, देखिए, कोरिया, बर्लिन एंड द कॉन्गो। ये तीनों कंट्री में भी कोल्ड वॉर का कुछ ज़्यादा ही इम्पैक्ट हो गया था। क्यों? क्योंकि इस तीनों कंट्री में जो ऑनगोइंग कोल्ड वॉर था, जिसमें 2 कंट्री के बीच टेंशन या कॉन्फ्लिक्ट थे, उनके वजह से ये तीनों कंट्री में कुछ प्रॉक्सी वॉर चल रहा था। इसके बाद जो मेजर डेवलपमेंट हुआ था वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, वो था क्रिएशन ऑफ नैम, जो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं। अभी दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं इसमें। तो इस सिचुएशन में, यानी दोनों ब्लॉक तो हो गया या दोनों अलायंस तो हो गया, इस सिचुएशन में दोनों के बीच जो थ्रेटनिंग से चल रहा था, जो आर्म्स के, जो वेपन्स के जो कंपटीशन चल रहा था, उसको लिमिट करने के लिए दोनों ने कुछ ट्रीटीज़ किया, यानी मेजर आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज़ किया। वो कौन कौन से थे? वो थे LTBT, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, NPT, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, SALT 1 एंड SALT 2। SALT का फुल फॉर्म है स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स 1 एंड 2, START 1 एंड 2, जिसका फुल फॉर्म है स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी 1 एंड 2, यानी 1 एंड 2 जो है। अभी ये चैलेंजेस टू बाइपोलरिटी, यहाँ पे हम लोग नैम के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा से डिस्कस करेंगे। ये जो नैम था, इसका फुल फॉर्म है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, यानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जिसका प्रिंसिपल था नॉन अलाइंड, यानी किसी के साथ वो अलाइन नहीं करेंगे, यानी दोनों ब्लॉक से वो न्यूट्रल रहेंगे। इसमें थोड़ा सा हम लोग पीछे का इसका रीज़न जान लेते हैं कि जो इसका जो 5 मेंबर्स थे, मेजर जो 5 मेंबर्स थे, वो थे यूगोस्लाविया, इंडिया, इजिप्ट, इंडोनेशिया एंड घाना। एक्चुअली ये 5 कंट्रीज ही थे न्यूली इंडिपेंडेंट। तो इनका एक फियर चल रहा था। देखिए, इंडिया का इंडिपेंडेंट कब हुआ? 1947। तो ऑलमोस्ट सभी का ही उसी दौरान हुआ था इंडिपेंडेंस। तो ये लोग इंडिपेंडेंट होने के बाद ही अपने सामने देख रहे थे कि 3rd वर्ल्ड वॉर होने वाला है, यानी कोल्ड वॉर तो वैसे ही सिचुएशन था कि वॉर कभी भी लग सकता है। तो इस सिचुएशन में इन सभी के पर सभी ने सोचा कि उनका कॉमन एक आइडियोलॉजी था या कॉमन एक बिलीफ शेयर कर रहे थे वो लोग, कि अगर हम लोग अभी किसी न किसी ब्लॉक में चले जाए और बाई चांस अगर वो ब्लॉक हार जाए तो हम लोग फिर से कॉलोनाइज कंट्री हो सकते हैं। तो इससे बेटर है हम लोग इन दोनों ब्लॉक से न्यूट्रल रहे। तो खुद तो न्यूट्रल नहीं रह सकते क्योंकि वो स्मॉल कंट्री है और दोनों बिग कंट्री है, यानी पावर हाउस है दोनों। तो किसी न किसी दबाव में आके किसी न किसी ब्लॉक में किसी न किसी कंट्री को तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा। इसके वजह से उन्होंने क्या किया, एक 3rd ब्लॉक बना लिया, यानी फर्स्ट ब्लॉक था वेस्टर्न, सेकेंड ब्लॉक था ईस्टर्न, यानी एक ब्लॉक था यूएसए वाला, एक ब्लॉक था रशिया यानी यूएसएसआर वाला, और तीसरा एक ब्लॉक बना दिया जिसको हम लोग बोलते हैं नैम ब्लॉक, यानी 3rd ब्लॉक। तो ये क्या था बेसिकली नैम, या इसका क्या मोटो था या क्या ऑब्जेक्टिव था? ए 3rd ऑप्शन फॉर द न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज इन एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। इनमें से जो भी कंट्री, यानी ये तीनों, यानी अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका से जो भी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थे, वो अगर चाहे तो दोनों ब्लॉक में ज्वाइन ना करके ये नैम के साथ वो आ सकते हैं या एक अलग ब्लॉक बना सकते हैं। तो ये क्या कर रहे थे, कीप डिस्टेंस फ्रॉम 2 पावर ब्लॉक्स, ये वी आइडियोलॉजी को मान रहे थे। तो देखिए, ये इसीलिए इसको बोला जा रहा है चैलेंज टू बाइपोलरिटी, यानी जो 2 पोल्स था। बाइपोलरिटी मतलब होता है बाइपोल, यानी 2 पोल। फर्स्ट पोल था वेस्टर्न ब्लॉक, सेकेंड पोल था ईस्टर्न ब्लॉक, और 3rd पोल था नैम। यानी चैलेंज हो रहा है बाइपोलरिटी को, क्योंकि 3rd पोल आ जा रहा है, यानी 3rd ब्लॉक आ जा रहा है नैम। तो नैम का जो फाउंडर मेंबर्स थे, कौन कौन से कंट्री मैंने बोला, इंडिया, यूगोस्लाविया, इजिप्ट, इंडोनेशिया एंड घाना। तो लीडर्स का नाम क्या किया था, जवाहरलाल नेहरू इंडिया से,
जोसेफ ब्रोज टिटो यूगोस्लाविया से, गमाल अब्देल नासिर इजिप्ट से, सुकर्नो इंडोनेशिया से, ख्वामे ख्वारमा ये थे घाना से। नेम का फॉर्मेशन के लिए जो फर्स्ट समिट हुआ था वो हुआ था 1961 में। कहाँ पे हुआ था? बेलग्रेड में, जहाँ पे 25 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया था। और 2016 में जिसका 17th समिट हुआ था जो वेनेजुएला में हुआ था, उसमें पार्टिसिपेट किया था 120 मेंबर्स ने। नेक्स्ट है, तो ये जो मतलब ये जो नेम था, इसका फॉर्मेशन के पीछे का जो फैक्टर्स है ये रहा। दिस वाज द कल्मिनेशन ऑफ एटलीस्ट 3 फैक्टर्स, यानी जो 3 फैक्टर था मेनली, वो 3 फैक्टर कौन सा है? नंबर 1, कोऑपरेशन अमंग दिस 5 कंट्रीज़, ये पाँचों कंट्रीज़ आपस में कोऑपरेट करेंगे। ग्रोइंग कोल्ड वॉर टेंशन, यानी कोल्ड वॉर टेंशन में कैसे अपने आप को बचा के रखे और दूसरे कंट्री को भी मतलब उसके सफ़र ना करने दे। और थर्ड, एंट्री ऑफ न्यूली इंडिपेंडेंट अफ्रीकन कंट्रीज़, यानी जो तो अफ्रीकन कंट्रीज जो न्यूली इंडिपेंडेंट हो रहे थे उनको अपने साथ मिला ले, यानी वो दोनों ब्लॉक में ना जाए, थर्ड ऑप्शन उनके पास रहे इसलिए। नेक्स्ट पॉइंट है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। ये है जो लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ थे यानी LDCs, जिसको हम लोग और भी बोल सकते हैं किसी ना कोई नाम से, जैसे न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़, उसके बाद अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़, डेवलपिंग कंट्रीज़, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़। बेसिकली जो लोग नेम के साथ जुड़ा हुआ था। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे बता दे रहा हूँ, मैंने पहले बोला था ना कि ऑलमोस्ट टोटल वर्ल्ड के कंट्रीज़ 2 इसमें डिवाइड हो गए थे। तो ऑलमोस्ट मतलब इसीलिए बोला था कि जो बचा हुआ कंट्रीज़ था यानी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़, वो लोग नेम के साथ जुड़ गए थे, यानी थर्ड ब्लॉक में जुड़ गए थे, इसीलिए मैंने तब बोला था ऑलमोस्ट। तो अभी हम लोग देखते हैं कि न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ के लिए जो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर था वो एक्चुअली था क्या। तो इसमें उनके लिए कुछ प्रोविजंस या उनके लिए कुछ पॉलिसीज़ अपनाया गया था। जो अपनाया गया था द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यानी इसका शॉर्ट फॉर्म है UNCTAD की तरफ से के हिसाब से यहाँ पे चार पॉइंट बोला गया है कि फर्स्ट पॉइंट, गिव द LDCs यानी लीस्ट डेवलप कंट्रीज कंट्रोल ओवर देयर नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लॉयटेड बाय द डेवलप्ड वेस्टर्न कंट्रीज़, यानी जो पहले डेवलप कंट्री एक्सप्लॉयट करते थे लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ का नेचुरल रिसोर्सेज, वो अभी खुद उसका कंट्रोल ले पाएंगे और इसका अपने हिसाब से यूज़ कर पाएंगे। नंबर 2, ऑब्टेन एक्सेस टू वेस्टर्न मार्केट्स, यानी वेस्टर्न मार्केट अभी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ या जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ है उनके लिए ओपन कर दिया जाएगा, यानी वो लोग अपना प्रोडक्ट वहाँ पे जाके बेच सकते हैं। नंबर 3, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी का जो कॉस्ट है उसको घटाया जाएगा। प्रोवाइड LDCs विद ए ग्रेटर रोल इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, यानी उनका इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस में LDCs का ग्रेटर रोल, यानी पहले से ज़्यादा उनको प्रायोरिटी दिया जाएगा। तो ये यहाँ के लिए इतना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है इंडिया एंड द कोल्ड वॉर। इंडिया का रिस्पॉन्स क्या था कोल्ड वॉर की तरफ, ये हम लोग थोड़ा सा पहले जान ही चुके हैं कि इंडिया क्या किए थे, नेम का फॉर्मेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो इसका इंडिया का बेसिक प्रिंसिपल्स क्या था, या बेसिक प्रिंसिपल उसमें क्या मतलब ऑनगोइंग कोल्ड वॉर में क्या था, मेन स्ट्रैटेजी भी हम लोग बोल सकते हैं कि स्टेइंग अवे फ्रॉम द 2 अलायंसेस, यानी जो 2 ब्लॉक था पावर ब्लॉक, उससे दूरी बनाए रखना। नेक्स्ट क्या था, रेज्ड वॉइस अगेंस्ट न्यूली डीकोलोनाइज्ड कंट्रीज बिकमिंग पार्ट ऑफ दिस अलायंसेस, यानी जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज था वो दोनों ब्लॉक में ना जाए, जाने से क्या नुकसान है, अपने ब्लॉक में यानी नेम में आने से क्या फ़ायदा है, ये उसको समझाना, इसके लिए वॉइस रेज करना। नंबर नेक्स्ट, इंडियाज़ पॉलिसी वाज नाइदर नेगेटिव और नॉट पैसिव, यानी नेगेटिव भी नहीं था पैसिव भी नहीं था, वो लोग न्यूट्रल यानी साइलेंट रह रहे थे कि कहीं पे अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा दोनों ब्लॉक में तो वो उसमें जाके इंटरमीडिएट होकर जाके तो वहाँ पे सॉल्यूशन करना, ये भी इंडिया का या नेम का एक रोल था। नेक्स्ट है इंडिया ट्राई टू रिड्यूस कोल्ड वॉर टेंशंस, यानी दोनों ब्लॉक में जो टेंशंस था उसको कुछ हद तक इंडिया नेम के थ्रू जाके उसको रिड्यूस कर रहा था, कुछ हद तक वो कामयाब भी हो चुका था या हुआ था। एंड नंबर नेक्स्ट है एंड मेड नेगोशिएशंस बिटवीन द अलायंसेस टू
प्रिवेंट अनदर वर्ल्ड वॉर, या थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो, इसके लिए जितना भी मेजर्स चाहिए था इंडिया की तरफ से किया गया था. इंडिया ऑल्सो ट्राइड टू इंश्योर द सपोर्ट ऑफ अनदर नॉन अलाइनमेंट नेशंस इन सॉफ्टनिंग द कोल्ड वॉर. अच्छा, नेक्स्ट, इससे इंडिया को क्या फ़ायदा हुआ था? हम लोग तो इंडिया ने क्या किया ये देख रहे हैं, इंडिया का कुछ फ़ायदा भी तो हुआ होगा ज़रूर. तो इंडिया का जो बेसिकली फ़ायदा हुआ था वो था नॉन अलाइंड पोस्टर हेल्प इंडिया टू टेक इंटरनेशनल डिसीजंस इंडिपेंडेंटली. पहले वो इंडिपेंडेंट होने से पहले क्या था, अपना सारा डिसीजन कौन लेते थे? ब्रिटिश लोग ले रहे थे. अब इससे क्या हुआ, नैम का एक लीडर था इंडिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, डिसीजन मेकिंग पावर इंडिया के पास आ गया था, या इंडिया डिसीजन ले रहे थे इंटरनेशनल सेक्टर में. नेक्स्ट, टेक इंटरनेशनल डिसीजन इंडिपेंडेंटली तो बोल ही दिया. टू बैलेंस वन सुपर पावर अगेंस्ट अनदर. अब दोनों के बीच वो बैलेंसिंग कर रहा था, यानी यूएसएसआर के तरफ से यूएसए को बैलेंस कर रहा था और यूएसए की तरफ से यूएसएसआर को बैलेंस कर रहा था. इंडिया का जो नॉन अलाइन मूवमेंट था या पॉलिसी था, उसको क्रिटिक्स ने 2 पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिटिसाइज किया था. नंबर 1 था अनप्रिंसिपल्ड. उनके हिसाब से इंडिया का जो प्रिंसिपल था नेम का, वो था अनप्रिंसिपल्ड. क्यों? इंडिया रिफ्यूज टू टेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस इन मेनी इंटरनेशनल इश्यूज टू प्रोटेक्ट द नेशनल इंटरेस्ट. यानी इंडिया ने काफ़ी सारा इंटरनेशनल इश्यूज़ में इंडिपेंडेंटली डिसीजंस नहीं लिया. क्यों नहीं लिया? अपने नेशनल इंटरेस्ट को बचाने के लिए. तो उस टाइम में क्या होगा, इंडिया ने काफ़ी इश्यूज़ में यूएसए ब्लॉक का सपोर्ट लिया और काफ़ी इश्यूज़ में यूएसएसआर ब्लॉक का सपोर्ट लिया. इसलिए बोला गया है कि इंडियाज़ पॉलिसी वॉज अनप्रिंसिपल्ड. नंबर 2, इंडियन पॉलिसी वॉज इनकॉन्सिस्टेंट एंड इंडिया साइंड ए फ्रेंडशिप ट्रीटी विद यूएसएसआर, जो कि इंडिया ने साइन किया था 9 अगस्त 1971 को. 20 ईयर्स ट्रीटी था वो यूएसएसआर के साथ. तो एक्चुअली ये भी एक पॉइंट है. क्योंकि अगर आप नैम है कीप डिस्टेंस फ्रॉम 2 पावर ब्लॉक्स का पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं, तो आप क्यों एक ब्लॉक के साथ ट्रीटी कर रहे हैं? इससे तो टोटली वायलेशन हो गया ना पॉलिसी का, और आप इनडायरेक्टली एक ब्लॉक के साथ ट्रीटी कर बैठे. तो यहाँ पे तो डिस्टेंस फ्रॉम 2 पावर ब्लॉक्स नहीं रहा. तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही. तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर फर्दर वीडियोस. थैंक यू.